नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को खोलने जा रहे हैं जिसने हमारे देश की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 के महान विद्रोह की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ हमें हमारे इतिहास से जोड़ता है बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि आखिर ये विद्रोह था क्या। फिर इसके पीछे के कारणों को समझेंगे, कौन-कौन इसके बड़े नेता थे, ये कहां-कहां फैला, और फिर ये भी देखेंगे कि ये असफल क्यों हुआ और अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इसके क्यों और कैसे में जाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घटना असल में क्या थी। तो 1857 का विद्रोह था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा और जबरदस्त विद्रोह था। अच्छा, इसके ना कई अलग अलग नाम भी हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे सिपाही विद्रोह, महान विद्रोह और हाँ, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये नाम एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत तो सिपाहियों के एक विद्रोह से हुई, लेकिन देखते ही देखते इसमें आम लोग भी शामिल होते गए और ये एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा विद्रोह आखिर हुआ क्यों? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। ये तो सालों से जमा हो रहे गुस्से का नतीजा था। इसे आसानी से याद रखने के लिए हम इन कारणों को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, और फिर वो एक आखिरी चिंगारी जिसने सब कुछ भड़का दिया। चलिए पहले राजनीतिक कारणों पर नजर डालते हैं। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। इस पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राज्य सीधे सीधे ब्रिटिश राज में मिल जाएगा। सोचिए, इसी के चलते झांसी, सतारा, नागपुर जैसे कई राज्यों को हड़प लिया गया। फिर अवध को कुशासन का बहाना बनाकर कब्जे में ले लिया और मुगल बादशाह की भी बेइज्जती की गई। इन सब वजहों से राजा महाराजाओं और जमींदारों में जबरदस्त गुस्सा था। अब आते हैं आर्थिक कारणों पर। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी थी। किसानों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए थे कि उनका गुजारा मुश्किल हो गया। इंग्लैंड की मिलों से आने वाले सस्ते सामान ने हमारे कारीगरों और दस्तकारों का काम धंधा चौपट कर दिया। इसे ही ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का निकास कहते हैं, जहां भारत का पैसा और संसाधन लगातार ब्रिटेन जा रहा था और यहां गरीबी और अकाल फैल रहे थे। फिर बात आती है सामाजिक और धार्मिक मामलों की। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म किया, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। भले ही ये अच्छे कदम थे, लेकिन उस समय के बहुत से भारतीयों को लगा कि ये उनके धर्म और रीति रिवाजों पर हमला है। ऊपर से ईसाई मिशनरियों की वजह से लोगों को धर्म परिवर्तन का डर सताने लगा। यहां तक कि रेलवे और टेलीग्राफ जैसी नई चीजों को भी शक की नजर से देखा गया। लोगों को लगा कि ये उनकी संस्कृति को खत्म करने की साजिश है। तो ये सारे कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सब सालों से बारूद की तरह जमा हुए थे। बस एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी बनी नई एनफील्ड राइफल। एक अफवाह फैली कि इसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है और इन्हें चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता है। बस इसी एक बात ने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया और विद्रोह की आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। तो चलिए अब जरा एक्शन में चलते हैं। देखते हैं कि विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन-कौन से थे और किन-किन महान हस्तियों ने इस लड़ाई की कमान संभाली थी। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने पहली आवाज उठाई। फिर 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुलकर बगावत कर दी और सीधे दिल्ली की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता, हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। और बस देखते ही देखते ये आग कानपुर, लखनऊ और झांसी जैसे कई बड़े शहरों तक फैल गई। ये टेबल एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें एक तरफ विद्रोह के केंद्र हैं, फिर उनके नेता और फिर वो ब्रिटिश ऑफिसर जिसने वहां विद्रोह को कुचला। दिल्ली में असली कमांड जनरल बख्त खान के हाथ में थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला, तो कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। और झांसी में थी वीर रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। बिहार में बाबू कुंवर सिंह का नाम भी बहुत बड़ा है। इन सभी ने कमाल का साहस दिखाया। इतना बड़ा विद्रोह, इतनी बहादुरी, फिर भी ये सफल क्यों नहीं हो पाया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए अब हम भारतीय पक्ष की कमजोरियों और अंग्रेजों की ताकत का विश्लेषण करते हैं।
विद्रोहियों की सबसे बड़ी कमजोरी थी एक यूनिफाइड लीडरशिप, यानी एक केंद्रीय नेता और एक साझी योजना की कमी। सब अपने अपने इलाके में लड़ तो रहे थे, पर कोई एक नेशनल प्लान नहीं था। उनके पास हथियार और पैसे की भी कमी थी। दूसरी तरफ अंग्रेज बहुत ऑर्गेनाइज थे। उनके पास बेहतर हथियार थे और सबसे बड़ी बात, उनके पास टेलीग्राफ था, जिससे वो अपनी सेनाओं को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। दुख की बात यह भी है कि भारत के कई बड़े रजवाड़ों और पढ़े लिखे तबके ने भी इस विद्रोह में साथ नहीं दिया। भले ही विद्रोह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने भारत में अंग्रेजी हुकूमत का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे बड़ा और फौरी नतीजा ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। और जो गवर्नर जनरल होता था, अब उसे वाइसरॉय कहा जाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में भी बड़े बदलाव किए। उन्होंने राज्यों को हड़पने की नीति छोड़ दी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव हुआ सेना में। अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों को जाति, धर्म और इलाके के आधार पर अलग अलग रेजिमेंट में बांट दिया गया, ताकि वो फिर कभी एकजुट होकर बगावत न कर सकें। यही थी उनकी फूट डालो और राज करो की मशहूर नीति। तो आखिर में इसकी ऐतिहासिक अहमियत क्या है? इसे ब्रिटिश राज के खिलाफ पहला बड़ा संगठित विद्रोह माना जाता है। भले ही ये हार गया, पर इसने पहली बार पूरे भारत के लोगों में एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकता की भावना जगाई। यहीं से भारतीय राष्ट्रवाद की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर आज़ादी के आंदोलन को ताकत दी। चलिए, जाने से पहले एग्जाम के लिए कुछ सबसे जरूरी फैक्ट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। याद रखिए, शुरू हुआ 10 मई 1857 मेरठ से। तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस, सांकेतिक नेता बहादुर शाह जफर, और सबसे बड़ा नतीजा कंपनी राज का खात्मा और ब्रिटिश क्राउन के सीधे शासन की शुरुआत। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। और अब अंत में एक सवाल सबके लिए, क्या 1857 का विद्रोह सिर्फ एक नाकाम कोशिश थी, या फिर यह आज़ादी की लंबी लड़ाई का वो पहला सबसे जरूरी कदम था जिसके बिना शायद भविष्य में आज़ादी मिलना मुमकिन ही नहीं हो पाता? इस पर सोचिएगा जरूर। In this way, a spark in Meerut turned into India's first major revolt against British rule.